हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 बीहाइव बुक की पोएम करेंगे अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फीब कैरी। ये पोएम है, एक बैलेड है। बैलेड वो पोएम होती हैं जिनको गा के सुनाया जाता है और उनके अंदर शॉर्ट मॉरल स्टोरीज होती हैं। ठीक है, बैलेड को 4 लाइन के स्टैंजाज में लिखा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे 4 लाइन के स्टैंजाज में लिखा जाता है। और इस पोएम में अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसमें टोटल 16 स्टैंजाज हैं। तो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब होता है ओल्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज, मतलब पुरानी कहानियाँ जिनके अंदर मॉरल लेसन होता है और जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई होती हैं। जैसे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से कहानियाँ सुनते हैं और वो लोग अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सुनती हैं। तो वही चीज़ें जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही होती हैं, स्टोरीज, उन्हें कहते हैं लेजेंड। और वो स्टोरीज जो ट्रू हैं, मतलब वो सच्ची कहानियाँ हैं या झूठी कहानियाँ हैं, ये वेरीफाइड नहीं होता। ठीक है, ये मे भी हो सकता है ये ट्रू हो और मे भी हो सकता है ये फॉल्स हो। तो ये पोएम क्या है? एक लेजेंड है। कहाँ का? ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड वो अर्थ का पार्ट है जो नॉर्थ पोल के आसपास आता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ का सबसे कूलेस्ट पार्ट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा स्नो होती हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो आसपास के लैंड है नॉर्थ पोल के, सिराशा, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ठीक है, वहीं पे कहीं किसी लैंड की ये एक स्टोरी है। तो हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. अब इस पोएम में दो कैरेक्टर हैं। एक है ओल्ड लेडी, एक ग्रीडी ओल्ड लेडी, मतलब बहुत लालची है वो लेडी, और दूसरे हैं सेंट पीटर। अब सेंट कौन होते हैं? जैसे अगर हम हिंदी में कहें, सेंट होते हैं जैसे साधु संत लोग जो होते हैं, ठीक है, जो मतलब अपनी दुनियादारी वगैरह छोड़ देते हैं, दुनियादारी छोड़ देते हैं, फैमिली वगैरह नहीं होती, ठीक है, जो अपनी लाइफ गॉड को और अपने रिलीजन को डेडिकेट करते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया भर में अपने घूम घूम के अपने गॉड के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में प्रीचिंग देते हैं। प्रीचिंग देना मतलब लोगों को जानकारी देना, बताना, ठीक है, अपने भगवान के बारे में बताना, अपने धर्म के बारे में बताना, उनको कहते हैं सेंट। तो यहाँ पे कौन है? सेंट पीटर हैं। सेंट पीटर जो है वो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल हैं, मतलब चेले कहते हैं डिसाइपल को। वो जीसस क्राइस्ट की बताई हुई राहों पे चलते हैं और दुनिया भर में उनके दिए हुए ज्ञान को बांटते हैं घूम घूम के। तो इस पोएम में पढ़ेंगे कि कैसे एक ग्रीडी लेडी जो है वो सेंट पीटर को भी गुस्सा दिला देती है। तो अब हम पोएम को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो लेडी ऐसा क्या करती है कि सेंट पीटर को भी गुस्सा आ जाता है। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. मतलब दूर कहीं नॉर्थलैंड में, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, जहाँ पे दिन में घंटे कम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे नॉर्थलैंड के आसपास क्या होती है? बहुत सर्दी होती है। और हम लोग देखते हैं जैसे जब विंटर्स आते हैं तो क्या होता है, सनराइज़ जो होता है वो थोड़ा लेट होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स, और जो सनसेट है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम नॉर्मली कहें सिंपल वर्ड्स में, जो विंटर्स हैं वहाँ पे रातें लंबी हो जाती हैं, मतलब अंधेरा ज़्यादा टाइम तक रहता है, और सनरेज जो है विंटर्स में क्या होती हैं? कम आती हैं। ठीक है, और ये कहाँ की कहानी है? ये नॉर्थलैंड की कहानी है, जहाँ पे सर्दी और ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, मतलब बहुत, वहाँ पे बहुत सर्द पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्नो होता है। तो वहाँ पे जो रातें हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं और दिन वहाँ पे कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब यहाँ पे पोइट दे किसको बोल रही हैं? दे बोल रही हैं उन लोगों को जो नॉर्थलैंड के आसपास के एरिया में रहते हैं। ठीक है, नॉर्थलैंड में रहते हैं, कि वहाँ के लोग जो है पूरी रात सो के नहीं बिता सकते। ठीक है, तो मतलब वहाँ के लोग सोते हैं, उनकी नींद पूरी हो जाती है, वो जब उठ जाते हैं तो भी बाहर कैसा रहता है? अंधेरा रहता है, रात रहती है, इतनी लंबी रात ही होते हैं वहाँ पे। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. अब वहाँ के जो लोग हैं वो स्लेज को हार्नेस करते हैं रेनडियर से। अब यहाँ पे स्लेज का मतलब क्या होता है? स्लेज जैसे हम देखते हैं बुल्लक कार्ट होती है ना, जैसे बुल होती है, उसके पीछे एक लकड़ी की गाड़ी होती है। ठीक है, उसके अंदर व्हील होते हैं और एक गाड़ी सी बना होता है। पुराने टाइम पे उसको लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते थे। अब ऐसे स्नो वाली जगह में एक स्लेज होते हैं। ठीक है, जैसे उनके अंदर व्हील्स नहीं होती ऑब्वियसली, मतलब अगर व्हील्स होंगी तो वो क्या होंगी? बर्फ़ में, स्नो में अंदर धंस जाएंगी। बट स्लेज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? व्हील्स नहीं होती और वो सी कार्ट की तरह होती हैं। ठीक है, तो जहाँ स्नो वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे स्लेज को क्या कर देते हैं? हार्नेस कर देते हैं।
हार्नेस का मतलब क्या होता है, किसी को बांध देना रस्सी से, ठीक है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, स्लेज को रस्सी से बांध देते हैं। किससे? स्विफ्ट रेनडियर। स्विफ्ट क्या है? एडजेक्टिव है। जो बहुत तेज़ चलते हैं, मतलब तेज़ भागते दौड़ते हैं, उनके लिए स्विफ्ट चीज़ यूज़ होती है। जैसे स्विफ्ट क्या होती है, एक बर्ड का नाम होता है जो बहुत तेज़ उड़ती है। तो स्विफ्ट को एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं जो बहुत तेज़ हो। तो पोलर रीजन में, मतलब ठंडे एरिया में क्या रेनडियर पाए जाते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस स्लेज को रेनडियर से बांध के एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। अब यहाँ पे पॉइंट कह रही हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि बच्चों को उस ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहना देते हैं, फरी फरी कपड़े। उनके क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा फर होते हैं और वो बच्चे उन फरी कपड़ों में किसकी तरह लगते हैं, बेयर कब्स की तरह, ठीक है। जैसे नॉर्थ पोल के आसपास क्या होता है, पोलर बेयर पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा, पोलर बेयर के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत फरी होते हैं वो भी। तो वो जो बच्चे हैं वो अपने फरी क्लोथ्स में बिल्कुल किसकी तरह लगते हैं, बेयर कब्स की तरह। कब्स क्या, बेयर के बच्चे, ठीक है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी एंड आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे दे किसको बोल रही हैं, पोइट। दे उनको बोल रही हैं जो नॉर्थ पोल के एल्डर लोग हैं, मतलब वहाँ उस नॉर्थ लैंड के जो एल्डर लोग हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, दैम किसको बोल रही हैं, जो यंगर हैं यहाँ पे, नॉर्थ लैंड के जो यंगर हैं, जैसे किड्स वगैरह वो। तो यहाँ पे पॉइंट कह रही हैं कि जो वहाँ के एल्डर लोग हैं वो यंगर्स को, मतलब किड्स को क्या करते हैं, एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। क्यूरियस मतलब बहुत ही थोड़ी स्ट्रेंज, और क्या होता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट खींचे, ठीक है, उसको कहते हैं क्यूरियस स्टोरी। वहाँ पे जो है एल्डर लोग यंगर वंस को क्या करते हैं, क्यूरियस कहानी सुनाते हैं, क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। पोइट कहती हैं आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। पोइट कहती है मुझे बिलीव नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सच्ची है, पर क्या तुम्हें एक सीख मिलेगी, यू मे लर्न अ लेसन, एक लेसन मिलेगा अगर मैं ये कहानी तुम्हें सुनाऊँ तो। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching and just as he did, you know. अभी तब की कहानी है जब गुड सेंट पीटर जो हैं वो इस धरती पे रहा करते थे, ठीक है। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मतलब इस धरती पे जब वो रहा करते थे, और वो क्या करते थे, दुनिया भर में घूम घूम के प्रीचिंग देते थे, ठीक है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब वो जो सेंट पीटर हैं वो प्रीचिंग दे दे के, ठीक है, क्या करते हैं, एक कॉटेज के डोर पे आते हैं जब वो पूरी दुनिया में प्रीचिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। तब वो क्या करते हैं, एक कॉटेज के डोर पे आते हैं और वहाँ पे एक लिटिल वुमन जो होती है वो केक बना रही होती है। लिटिल वुमन क्या मतलब, उसकी हाइट जो है वो छोटी है, शॉर्ट हाइटेड वुमन है, वो केक बना रही होती है और उनको बेक कर रही होती है हर्थ में। हर्थ क्या होता है, एक हम लोगों ने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, पुरानी इंग्लिश मूवीज़ में क्या होता है, एक प्लेस होता है, वहाँ पे क्या हो रही होती है, अंदर आग जल रही होती है, ठीक है, वुड से आग जल रही होती है, और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस होता है, वहाँ पे लोग अपना फूड रख के उसको कुक करते हैं, ठीक है, केक रख के वहाँ पे उसको बेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्थ। अब वो लेडी क्या कर रही होती है, अपनी केक को उस हर्थ में बेक कर रही होती है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब जो सेंट पीटर हैं वो क्या थे, पूरे दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया था, मतलब घूम घूम के प्रीचिंग दे रहे थे। यहाँ पे फास्टिंग का मतलब क्या है, मतलब उन्होंने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया था, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाले थे। फेंट का मतलब होता है डिजी फील करना, ठीक है, थोड़ा वीकनेस आना, डिजी फील करना, थोड़ा बेहोश होना, उसको कहते हैं फेंट। फेंट को कहते हैं बेहोश होना। तो सेंट पीटर जो होते हैं वो बिल्कुल हंगरी होते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है, और वो फेंट होने वाले होते हैं। तो वो उस लेडी से क्या करते हैं, एक केक मांगते हैं जिसका पूरा केक का स्टोर होता है। जैसे हमने देखा कि अभी पिछले वाले स्टैंजा में वो लेडी क्या करती है, केक को बेक कर रही होती है, ठीक है, तो मतलब उस लेडी का क्या है, एक पूरा केक का स्टोर है। तो सेंट पीटर जो हैं वो बहुत हंगरी होते हैं और वो उस लेडी से एक केक मांगते हैं। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seems to last to give away. अब उस लेडी का क्या रिएक्शन होता है कि उसके पास जितने केक होते हैं, मतलब उसका पूरा केक का स्टोर होता है, तो उसके पास जो केक ऑलरेडी बेक्ड होते हैं वो उसमें से नहीं देती, वो क्या करने चली जाती है, एक छोटा केक बनाने चली जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे अगर कोई सेंट हमारे घर पे आए तो
अगर हम उनको कुछ फूड देंगे, उनको कुछ खाने के लिए देंगे, तो हम उनसे ऑब्वियसली चार्ज नहीं करेंगे, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, मतलब उनको ऐसे ही देंगे। तो यहाँ पे भी वो उस लेडी को क्या है, उन सेंट को केक देना है फ्री ऑफ कॉस्ट के। तो वो लेडी क्या करती है, जिसके पास केक होता है उनमें से नहीं देती, वो एक छोटा सा वेरी वेरी लिटिल, मतलब बहुत छोटा केक बनाने चली जाती है, ठीक है। अब उसको बेक करती है, प्रिपेयर करती है पूरा केक और फिर उसको बेक करती है। और जब वो बेक करती है तो उसको लगता है ये केक जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो जो उसने छोटा सा लिटिल केक बनाया होता है उसको लगता है ये वाला केक भी बहुत बड़ा है, किसी को ऐसी इज़ टू लार्ज टू गिव अवे, किसी को ऐसे ही फ्री में दे देने के लिए। तो वो उस केक को नहीं देती। और फिर वो आगे क्या करती है, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब वो लेडी क्या करती है, पहले वाले केक को नहीं देती जो उसने छोटा सा बनाया था, वो जाती है दूसरा केक बनाती है, ठीक है। वो क्या करती है, डो नीड करती है। नीड का मतलब क्या होता है, जैसे गूंथना होता है, ठीक है। तो वैसे ही वो केक का अनदर डो जो है वो उसको नीड करती है, और वो भी कैसा होता है, स्मॉलर वन, दूसरा वाला भी छोटा ही होता है। पर जब उसको बेक करती है, ठीक है, तो उसको दूसरा वाला केक भी कैसे लगता है, जैसे जितना बड़ा पहला वाला था, ठीक है, उसको दूसरा वाला केक भी उसी तरह से बड़ा लगता है, ठीक है। तो वो लेडी इतनी ग्रीडी होती है कि उसको दोनों केक की, जिसने छोटे छोटे बनाए होते हैं, उसको दोनों ही केक बहुत बड़े लगते हैं। तो वो क्या करती है, दोनों में से कोई सा भी केक नहीं देती सेंट पीटर को। Then she took a tiny scrape of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब वो लेडी क्या करती है, थर्ड केक बनाने जाती है, वो क्या करती है, एक टाइनी स्क्रेप लेती है। स्क्रेप का मतलब क्या है, जैसे बहुत स्मॉल अमाउंट लेती है डो का, केक का जो डो होता है उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेती है, छोटा सा, और उसको रोल करती जाती है, ठीक है। और वो इसको इतना रोल करती है, इतना बिल्कुल पूरा फ्लैट कर देती है, और जब वो उसको बेक करती है तो बिल्कुल वेफर्स की तरह पतला होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने खाए हैं वेफर्स, कितने लाइट और पतले होते हैं, बिल्कुल वैसा वो केक बेक करती है। पर उसका ग्रीड इतना ज़्यादा होता है कि वो उस पतले से वेफर जैसे केक को भी सेंट पीटर को नहीं देती। For she said, my cake that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब यहाँ पे पता चलता है वो लेडी कितनी ग्रीडी है। वो कहती है जब मुझे खुद केक खाने होते हैं ये केक, तो मुझे ये केक बहुत छोटे लगते हैं, पर अब मुझे किसी को ऐसे देना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, गिव अवे करना है, तो ये केक मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, ठीक है, टू लार्ज लग रहे हैं मुझे ये केक। अब वो क्या करती है, वो जो उसने तीनों केक बनाए होते हैं छोटे छोटे और बिल्कुल पतला सा जो वेफर जैसा केक होता है, उन सभी को उठा के वो क्या कर देती है, शेल्फ में रख देती है, और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं देती। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब जो सेंट पीटर हैं वो बहुत ही हंग्री होते हैं और ऑलमोस्ट फेंट होने वाले होते हैं, तो सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस लेडी पे, ठीक है। मतलब उस लेडी का लालच देख के सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और सच में श्योरली इतनी ग्रीडी वुमेन क्या है, किसी को भी गुस्सा दिला देगी। तो सेंट जो थे वो हंग्री थे और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस लेडी का ग्रीड देख के। And he said, you may far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब यहाँ पे सेंट पीटर इतना गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, और वो उस लेडी को कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल मतलब टू लिव इन, ठीक है, लिव लाइक। तो यहाँ पे सेंट पीटर कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, फार टू सेल्फिश, कि तुम ह्यूमन जैसा, ह्यूमन की तरह रहना डिज़र्व नहीं करती। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और वो बोलते हैं तुम इस फूड को, खाने को, शेल्टर, ठीक है, रहने के लिए घर, और फायर जो तुम्हें गर्म रखती है, तुम ये सारी चीज़ें, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिज़र्व नहीं करती, ठीक है। तुम इतनी सेल्फिश हो एज अ ह्यूमन। Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब क्या करते हैं, सेंट पीटर जो है उस लेडी को कर्स करते हैं, ठीक है, श्राप देते हैं कि तुम जो है बर्ड बन जाओगी, एक बर्ड बन जाओगी, और जैसे बर्ड पूरे दिन भर मेहनत करती हैं, ठीक है, जैसे बोरिंग करती हैं ड्राई हार्डवुड में। बोरिंग का मतलब क्या होता है, टू मेक होल, ठीक है। बर्ड्स जो होती हैं अपनी बीक से, बीक मतलब चोंच से पूरे बोरिंग करती हैं, मतलब होल बनाती हैं एक ड्राई हार्डवुड में, तब जाके उनको बहुत ही स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ फूड मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो सेंट पीटर जो है उस लेडी को कर्स करते हैं कि तुम एक बर्ड बन जाओगी,
और तुम्हें अपना स्कैंटी फूड पूरे दिन भर बोरिंग करने में, मतलब पूरे दिन भर जब तुम उस हार्ड ड्राई वुड में बोरिंग करोगी तब जाके तुम्हें बहुत छोटा सा, बहुत स्कैंटी सा फूड मिलेगा इतनी मेहनत करने के बाद. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changing to a bird. अब यहाँ पे उस लेडी ने एक वर्ड भी नहीं बोला होता, मतलब उस ग्रेडी लेडी वो एक वर्ड भी बोलने वाली होती है. तब से क्या करते हैं, जो सेंट पीटर है उसको जादू से वुड पैकर बना देते हैं, और वो जो वुड पैकर बर्ड होती है वो क्या होती है, चिमनी के थ्रू आसमान में उड़ जाती है. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. अब उस लेडी ने अपने सर पे एक स्कारलेट कैप लगा रखी होती है, ठीक है. उस ग्रीडी लेडी ने एक स्कारलेट मतलब रेड कलर की कैप अपने सर पे लगाई होती है. तो वो जो कैप होती है वो बिल्कुल वैसी रह जाती है जैसे अगर हमें यहाँ पे दिख रही है वुड पैकर, तो उसके हेड पे क्या है, रेड कलर के फर है. तो यहाँ पे पोइट वही कह रही है कि उसकी जो रेड कैप है वो क्या रह जाती है, एक फ़र की तरह रह जाती है. पर बाकी जो उसके कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेम में बिल्कुल ब्लैक कोल की तरह, यानी कि कोयले की तरह बिल्कुल ब्लैक जल के काले हो जाते हैं. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. अब एवरी कंट्री, मतलब कंट्री यहाँ पे कंट्रीज़ नहीं बोला गया, मतलब कंट्री का मतलब है कंट्री साइड, यानी कि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, गाँव वाले एरियाज़ के. तो यहाँ पे कंट्री साइड बोला गया है कि हर कंट्री साइड के स्कूल जाते हुए बच्चों ने क्या है, उस वुड पैकर को देखा है, ठीक है. वो भी क्या, पेड़ों पे रहती है, पूरे दिन बोरिंग करती है, पूरे दिन मतलब अपनी बीक से छेद करती है पेड़ों पे, और तब जाके उसको फूड मिलता है. तो यहाँ पे हमारी ये पोएम जो है फीब कैरी ने जो लिखी है यहाँ पे हमारी फिनिश होती है. अब यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं, फिर पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, इसके लिटरेरी डिवाइसेस. थिंकिंग अबाउट द पोएम का फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री और कंट्री डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू. अब नॉर्थलैंड जो है वो नॉर्थ पोल के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हो गया कनाडा हो गई, ठीक है, रशिया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, वहाँ जो नॉर्थ पोल के आसपास है वहीं पे कहीं की एक स्टोरी हो सकता है कि नॉर्थलैंड जो है उसी किसी कंट्री को रेफ़र किया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज़ रिएक्शन. सेंट पीटर जो है वो बहुत हंग्री थे, वो उस लेडी से क्या मांगते हैं, एक केक मांगते हैं, और उस लेडी का क्या रिएक्शन होता है, उसके पास जो केक होता है वो उनमें से नहीं देती, वो क्या करने चली जाती है, एक दूसरा मतलब लिटिल केक बनाने चली जाती है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड ही पनिश हर. अब सेंट पीटर उस लेडी को कैसे पनिश करते हैं, उसको एक बर्ड बना देते हैं, ठीक है, एक वुड पैकर बर्ड बना देते हैं. हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड. अब वुड पैकर कैसे फूड करती हैं, वुड पैकर पूरे दिन भर हार्ड ड्राई वुड में क्या करती है, अपनी बीक से बोरिंग करती हैं, अपनी चोंच से पूरे दिन भर छेद करती हैं, तब जाके उनकी बहुत ही स्कैंटी लिटिल फूड मिलता है. डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज, व्हाट वुड शी हैव डन देन. अगर उस लेडी को पता होता है कि ये सेंट पीटर है तो क्या वो इतनी अनजेनरस रहती, मतलब ऐसी कि मतलब इतना ही बुरी तरह से सेंट पीटर के साथ बिहेव करती कि उनको उसने लेडी ने एक भी केक नहीं दिया. तो अगर उस लेडी को पता होता कि ये सेंट पीटर है तो क्या वो ऐसा करती, और अगर उसको पता होता कि ये सेंट पीटर है तब वो क्या करती, ठीक है. तो अगर उस लेडी को पता होता है कि ये सेंट पीटर है तो वो जेनरस रहती, ठीक है, इतनी अनजेनरस नहीं रहती, ठीक है. वो आराम से सेंट पीटर को क्या कर देती, वो एक केक दे देती, ठीक है. अगर उसको पता होता है कि ये सेंट पीटर है तो क्या करती, उसको उनको आराम से वो केक दे देती, ठीक है, जो केक उसने बेक किए थे उन्हीं में से दे देती. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ दिस अ ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब पोएट क्या कहती है, उनको नहीं लगता ये ट्रू स्टोरी है, तो हम कह सकते हैं नो इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, जब जो सेंट पीटर है उस लेडी को वुड पैकर बर्ड में कर्स करते हैं, मतलब उसको कर्स करते हैं और उसको मैजिक से वुड पैकर बर्ड बना देते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो पार्ट जो है हमें एक लेसन देता है, ठीक है, हम सभी को एक सीख देता है कि सभी लोगों के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, जनरस रहना चाहिए, ठीक है, सबके साथ मर्सीफुल होना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए. अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमें दूसरों की भी जो जिनको नीड है
उनको भी हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए उनके साथ भी। तो ये वाला पार्ट जब सेंट पीटर उस लेडी को एक बर्ड बना देते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लगा हमें। व्हाट इज़ अ लेजेंड? वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? अब हमें पता है कि लेजेंड क्या होती हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, ओल्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं, जो ट्रू है या फॉल्स हैं, जो वेरीफाइड नहीं होता। अब इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर एक मॉरल लेसन भी है, जो काफ़ी सालों से जो है नॉर्थ लैंड के एल्डर्स हैं जो यंगर वन को सुनाते हैं। राइट अ स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेज। अब यहाँ पे इस पोएम की काइंड ऑफ समरी लिखनी है 10 सेंटेंसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। अब हम करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more close words. Alliteration का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो आसपास मतलब क्लोजली प्लेस्ड हों, जो आसपास वर्ड्स हों, उनके अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, उसको कहते हैं alliteration. यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे alliteration यूज़ हुआ होता है। जैसे अगर हम देखें फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब यहाँ पे दैट TH यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि दैट दे देम थ्रू में TH साउंड, और TH कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है, तो यहाँ पे alliteration यूज़ हुआ है। जैसे इसी स्टैंजा की हम फर्स्ट लाइन देखें, अवे अवे, तो अवे अवे क्या है, यहाँ पे ए साउंड मतलब वॉवल का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे alliteration यूज़ नहीं हुआ। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा और वर्ड क्लोजली प्लेस्ड होंगे, वहाँ पे alliteration यूज़ होगा। अब यहाँ पे जैसे लुक लाइक, यहाँ पे L साउंड का रिपीटिशन है, तो यहाँ पे भी alliteration यूज़ हुआ है। फनी फरी F साउंड का रिपीटिशन है, यहाँ पे भी alliteration। दैट दे टेल देम, दे और देम दोनों आसपास हैं और TH साउंड रिपीट हो रहा है। येट यू, यहाँ पे Y साउंड का रिपीटिशन है। लर्न अ लेसन L साउंड का रिपीटिशन है, तो इन दोनों जगह भी alliteration यूज़ हुआ है। नीचे देखें तो टेल द टेल, यहाँ पे T साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, T कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी alliteration यूज़ हुआ है। फिर आगे देखिए जैसे वुमेन वॉज, यहाँ पे W कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है। फेंट विद फास्टिंग, फेंट और फास्टिंग में F कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है, यहाँ पे भी alliteration यूज़ हुआ है। स्टिल अ स्मॉलर वन, ठीक है, स्टिल और स्मॉलर में S साउंड का रिपीटिशन है, और यहाँ पे भी alliteration। रोल्ड एंड रोल्ड R साउंड का रिपीटिशन है, R, और यहाँ पे तो रिपीटिशन भी यूज़ हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे alliteration भी और रिपीटिशन भी है। alliteration R साउंड रिपीट हो रहा है, और रिपीटिशन कैसे, रोल्ड रोल्ड, जो रोल्ड वर्ड है वो भी रिपीट हो रहा है। श्योरली सच S कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। बिल्ड एज बर्ड डू, ठीक है, बिल्ड एज बर्ड डू, यहाँ पे B का साउंड रिपीट हो रहा है, B कॉन्सोनेंट साउंड का। बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन भी है और यहाँ पे alliteration भी है, यानी कि बोरिंग वर्ड भी रिपीट हो रहा है और alliteration भी है, B साउंड भी रिपीट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। अब ये अभी हमने देखा है alliteration, आप देखते हैं रिपीटिशन। हाँ, रिपीटिशन बिल्कुल ईजी है, हमने ऑलमोस्ट देखे हैं ये रिपीटिशन के एग्जाम्पल, एक बार ही ढंग से देख लेते हैं अलग से रिपीटिशन को भी। एनी वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फोसाइज ऑन, मतलब किसी भी पोएम में कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस बार बार अगर रिपीट हो तो वहाँ पे रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ रिपीटेशन यूज़ हुआ है। जैसे पोएम की वेरी फर्स्ट लाइन देखें, जैसे अवे अवे, यहाँ पे एक वर्ड रिपीट हो रहा है, अवे अवे, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन क्या होता है, कोई वर्ड रिपीट हो या फिर कोई सेंटेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या यूज़ हुआ है, रिपीटेशन। और देखते हैं हम पोएम में कहाँ यूज़ हुआ है रिपीटेशन। जैसे यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन है, एंड रोल्ड इट फ्लैट। अब यहाँ पे रोल्ड एंड रोल्ड जो है वो बार बार ही रिपीट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, रिपीटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते जैसे बाय बोरिंग एंड बोरिंग 3 बार, बोरिंग वर्ड 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, रिपीटेशन।
यहाँ लास्ट लाइन देखते हैं, जैसे बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पे भी बोरिंग 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यूज़ रिपीटेशन। तो ये था हमारा रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, जो कि है इंजैममेंट। अब देखते हैं हम इंजैममेंट। रनिंग लाइन ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। इंजैममेंट होता है जैसे अगर एक सेंटेंस जो है वो एक से ज़्यादा लाइन में कंटिन्यू होता है, ठीक है, पोएम में, और क्या होता है लाइन के एंड में कोई भी ग्रामेटिकल पॉज नहीं होता है, यानी कि कोई भी पंचुएशन इंडिकेट नहीं की होती, तो वहाँ पे क्या होता है, इंजैममेंट यूज़ होता है, ठीक है। हम इस पोएम में एग्जाम्पल से समझते हैं इंजैममेंट को और अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में है, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि वहाँ की रातें इतनी लंबी होती हैं कि वहाँ के लोग सारी रात सो के नहीं बिता सकते, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे उन्होंने एक से ज़्यादा लाइन में कैरी किया है, मतलब 2 लाइन में कैरी किया है। और अगर देखिए हम, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, यहाँ पे विंटर के बाद उन्होंने कोई भी पंचुएशन नहीं लगाया, यानी कोई भी ग्रामेटिकल स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है, ना उन्होंने कॉमा लगाया, ना फुल स्टॉप, ना हाइफन, कुछ भी नहीं लगा, और उन्होंने नेक्स्ट लाइन दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू क्या करा, कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, इंजैममेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज। यहाँ पे इन्होंने जैसे वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, डेयर के बाद उन्होंने कोई भी पंचुएशन नहीं लगाया, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों लाइन का मतलब क्या है, वहाँ पे जो है वहाँ के लोग वो क्या करते हैं, स्लेज को स्विफ्ट रेनडियर से बांध देते हैं, ठीक है, जब वहाँ स्नो होती है। तो ये एक ही सेंटेंस है और इसको 2 लाइन में कैरी करनी है पोएट, और उन्होंने फर्स्ट लाइन की एंड में कोई भी पंचुएशन मार्क, ठीक है, या फिर क्या है, ग्रामेटिकल पॉज नहीं लगाया, ठीक है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, डियर के बाद कोई भी पंचुएशन नहीं है, नेक्स्ट लाइन में ही कंटिन्यू किया है ये वाला सेंटेंस। और अगर देखिए थर्ड और फोर्थ लाइन इसी स्टैंजा की, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। अब यहाँ पे पोइट कह रही हैं कि वो जो बच्चे हैं अपने फनी फरी क्लोथ्स में बेयर कप्स की तरह लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेयर कप्स के बाद उन्होंने कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं यूज़ किया, ठीक है, कोई भी पॉज नहीं दिया, और नेक्स्ट लाइन में इन देयर फनी फरी क्लोथ्स में कंटिन्यू करा, तो यहाँ पे भी इंजैममेंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इस वाली स्टैंजा में, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे भी पोइट करिए, अगर मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊँ तो तुम्हें इस कहानी से एक सीख मिलेगी, एक लेसन मिलेगा। एक सेंटेंस है, उन्होंने 2 लाइन में कैरी किया है, और एंड येट यू मे लर्न अ लेसन के बाद उन्होंने कोई भी पंचुएशन नहीं यूज़ की, तो यहाँ पे भी इंजैममेंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। अब यहाँ पे पोइट कह रही है कहानी कब की है, जब अच्छे गुड सेंट पीटर इस धरती पे रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंट पीटर के बाद कोई भी लाइन के एंड में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, से माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, वो लेडी क्या कह रही है, जो ग्रेडी लेडी थी, कि जब मैं ये केक खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, पर अब मुझे ये किसी को देना है, किसी को गिव अवे करना है, तो ये मुझे बहुत लार्ज लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, स्मॉल के बाद भी कोई पंचुएशन नहीं है, ठीक है, कोई ग्रामेटिकल स्टॉप पॉज नहीं है। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, यहाँ पे फिर माई सेल्फ के बाद भी नहीं है, ठीक है, और सेम सेंटेंस को इन्होंने 3 लाइन में कंटिन्यू करा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, इंजैममेंट, ठीक है, मतलब लाइन के एंड में कोई भी ग्रामेटिकल पॉज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और सच में ऐसी ग्रीडी जो लेडी है वो क्या कर सकती है, एक सेंट को आराम से गुस्सा दिला सकती है। तो यहाँ पे भी एक ही सेंटेंस है, 2 लाइन में कंटिन्यू हुआ है, और वुमन के बाद कोई भी ग्रामेटिकल पॉज नहीं है, तो यहाँ पे भी इंजैममेंट यूज़ हुआ है। यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म्स। अब यहाँ पे फार टू सेल्फिश के बाद भी कोई भी पंचुएशन नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रामेटिकल पॉज नहीं है, और 2 लाइन में एक ही सेंटेंस क्या है, कंटिन्यू हुआ है, कि तुम बहुत सेल्फिश हो, यू डोंट डिज़र्व टू लिव लाइक ह्यूमन्स। यहाँ पे पोइट यहाँ पे सेंट उसको ऐसे कर्ज करते हैं, एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब यहाँ पे वो उसको कर्ज करते हैं कि तुम अपना
पूरे दिन भर जब मेहनत करोगी, बोरिंग करोगी, ठीक है, अपनी बीक से पूरा छेद करोगी, तब तुम्हें जाके स्कैंटी यानी कि थोड़ा सा फूड मिलेगा। और यहाँ पे भी स्कैंटी फूड के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करा उन्होंने। तो यहाँ पे हो गया हमारा एंजॉयमेंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो कि है सिमिली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस सिमिली। कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों में एज और लाइक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो हम देखते हैं इस पोएम में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है सिमिली। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन में, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स इन देयर फनी फनी क्लोथ्स। यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनको बेयर कब से कंपेयर किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने फरी क्लोथ्स में किसकी तरह लग रहे हैं, बेयर कब्स की तरह। तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ करके चिल्ड्रन को बेयर कब से कंपेयर किया गया है। आगे देखते हैं और कहाँ यूज़ हुआ है सिमिली। जैसे यहाँ पे इस स्टैंजा की भी थर्ड लाइन में, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो उस लेडी है उसने इतना छोटा सा डो का अमाउंट लिया था, केक के डो का अमाउंट लिया था, और उसको उसने रोल किया, इतना फ्लैट रोल किया कि वो बिल्कुल थिन है, किसकी तरह, एज वेफर। यहाँ पे एंड बेक इट किसको बोल रही है, वो इट बोला गया है केक को, ठीक है। तो यहाँ पे केक को कंपेयर किया गया है किससे, वेफर से। तो यहाँ पे एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, यहाँ पे एज यूज़ करके केक को वेफर्स के साथ कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। अब यहाँ पे जो सेंट पीटर हैं वो उस लेडी को कर्स करते हैं और उसको वुड पैकर बर्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके कपड़े जब वो चिमनी के थ्रू जाती है, ठीक है, मतलब आसमान में उड़ जाती है। क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल। यहाँ पे देखते हैं क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल, मतलब उस लेडी के जब सेंट पीटर उसको कर्स करते हैं, ठीक है, और उसको वुड पैकर बर्ड बना देते हैं, तो उसके क्लोथ्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है, फ्लेम में। और वो कैसे जाते हैं, ब्लैक एज अ कोल, ठीक है। तो यहाँ पे उसके क्लोथ्स को कंपेयर किया गया है किससे, कोल से, ठीक है। जो उस लेडी के क्लोथ्स हैं वो कैसे जाते हैं, ब्लैक एज अ कोल, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एज यूज़ करके क्लोथ्स को कोल से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे हमारे लिटरेरी डिवाइस ख़त्म होते हैं, सिमिली भी हमने देख लिया, ठीक है। इस पोएम में बस इतने लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मतलब पोएटिक डिवाइसेस हैं। राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। अगर फर्स्ट स्टैंजा देखें, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, ठीक है, इसको हमने लिख दिया ए। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, लैंड और फ्यू आपस में राइम नहीं करे, तो इसको हमने लिख दिया बी। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, अब यहाँ पे विंटर है, ना ये लैंड से राइम करा ना ये फ्यू से, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया सी। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थ्रू है ये किससे राइम कर रहा है, फ्यू से, फ्यू थ्रू, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया पी। जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड लैंड है, ये क्या है, किसी भी लाइन से राइम नहीं कर रहा, बट सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड फ्यू और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड थ्रू, ये क्या है, आपस में राइम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या निकली हमारी, ए बी एंड सी बी। सिमिलरली अब हम सेकेंड स्टैंजा में भी चेक करते हैं, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, ठीक है, इसको हमने लिखा ए। टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, स्नोज पे यहाँ पे हमने लिखा बी, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स, अब यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, कब्स, ना ये स्नो से राइम कर रहा है ना ये रेनडियर से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको सी। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अब स्नोज और क्लोथ्स क्या हैं, ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा बी। तो सेकेंड स्टैंजा में भी क्या बना राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी। अब ऐसे हम और स्टैंजा में चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे है दे टेल देम क्यूरियस स्टोरी, ठीक है, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, स्टोरी,
और नेक्स्ट लाइन में देखिए आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, यहाँ पे क्या है ट्रू, ठीक है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम राइमिंग स्कीम दिख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन है, ठीक है, इनका कोई राइम नहीं है पूरे स्टैंजा में, बट जो सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन जो है वो आपस में राइम करी हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रू वाली लाइन, यू वाली लाइन क्या है, राइम करी है, ट्रू और यू राइम करा है। तो यहाँ पे भी हमें सेम राइमिंग स्कीम देखने को मिली, ए बी और सी बी वाली, है ना। अब हम अगर यहाँ देखें नेक्स्ट स्टैंजा में, जैसे वंस व्हेन गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, यहाँ पे भी जो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन है वो राइम नहीं करी, ठीक है, किसी भी लाइन से, पर यहाँ पे भी सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन राइम करी है। जैसे लास्ट वर्ड क्या है इसका, बिलो, और यहाँ पे फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है बिलो, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड क्या है नो, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम राइमिंग स्कीम है, ए बी एंड सी बी। इस पूरी पोएम में सेम राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगी।